को? Am I audible to all of you? Yes, sir. वीडियो दिख रही है? जी सर. तो डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड पढ़ेंगे सबसे पहले. तो गोल्ड क्या है बेसिकली? गोल्ड 4 तरह का होता है. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. जो टाइप 1 और 2 होते हैं ये सॉफ्ट गोल्ड होते हैं, ये हार्ड होते हैं. 3 इज हार्ड, 4 इज एक्स्ट्रा हार्ड. ठीक है. टाइप 1 और टाइप 2 यूज होते हैं डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड. टाइप 3 और 4 यूज होते हैं कास्टेबल गोल्ड. ठीक है. तो ये कहाँ यूज होते हैं? इनलेज में. और ये कहाँ होते हैं? डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड रेस्टोरेशंस में. तो पहले चीज ये करना चाहिए. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे टाइप 1 से टाइप 4 की तरफ जा रहे हैं हम, तो हार्डनेस इंक्रीज हो रही है. ठीक है. ये ऊपर वाले सॉफ्ट है, नीचे वाले हार्ड है. जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हार्डनेस, स्ट्रेंथ, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये तीनों के तीनों इंक्रीज हो रही है. ऊपर से नीचे 1 to 4 जा रहे हैं तो ये तीनों इंक्रीज हो रहे हैं. और डिक्रीज क्या हो रहा है? डक्टिलिटी. डक्टिलिटी को दूसरा नाम जिससे हम जानते हैं वो है परसेंटेज इलांगेशन. ये सब मैं मेटलर्जी वगैरह पढ़ाऊंगा, फिर से रिवाइज करूंगा. परसेंटेज इलांगेशन. तो ये सब क्या हो रही है? कम हो रही है जैसे जैसे टाइप 1 टू टाइप 4 जा रहे हैं. तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डक्टिलिटी और परसेंटेज इलांगेशन क्या हो रही है? कम हो रही है. और क्या कम हो रहा है? कोरोजन रेजिस्टेंस. कोरोजन रेजिस्टेंस ये भी कम हो रहा है. ठीक है. तो ये एमसीक्यू आता है कि क्या होता है टाइप 1 टू टाइप 4 जा रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज होएगी? ये तीनों इंक्रीज होएंगी, ये डिक्रीज होएगी. ठीक है. एक तो ये एमसीक्यू आता है. दूसरा है Sir, please can you repeat? टाइप 1 गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, टाइप 2 मीडियम होता है, टाइप 3 हार्ड होता है, टाइप 4 एक्स्ट्रा हार्ड होता है. तो जैसे जैसे टाइप 1 टू टाइप 4 हम मूव कर रहे हैं किसी भी अलॉय की, या ये तो मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम मेटल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें भी जैसे टाइप 1 टू टाइप 4 जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से जैसे 1 टू 4 जा रहे हैं हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज हो रही है. ये सारी प्रॉपर्टी बढ़ती हैं टाइप 1 टू टाइप 4. तो सीक्वेंस पूछे कि अरेंज देम इन सीक्वेंस ऑफ इंक्रीज स्ट्रेंथ. किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है इस सीक्वेंस में? अगर आपको अरेंज करना हो तो आप कहोगे 4 इज ग्रेटर देन 3, विच इज ग्रेटर देन 2, विच इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है? ये सॉफ्ट है तो ज्यादा डक्टाइल है. जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, हार्ड की तरफ जा रहे हैं, डक्टिलिटी कम हो रही है. डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कि आप किसी वायर को नहीं, किसी एक मेटल को वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अंडर टेंसाइल फोर्सेस, वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी. ये सब मैं डेंटल मटेरियल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ. तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी जिससे आप किसी भी मेटल को एक वायर में कन्वर्ट करते हो. ठीक है. और डक्टिलिटी को दूसरे नाम से जानते हैं, वो है परसेंटेज इलांगेशन. तो जैसे जैसे टाइप 1 टू टाइप 4 जाओगे तो आपको देखोगे डक्टिलिटी हो रही है कम, क्योंकि सॉफ्ट से कैसे कन्वर्ट हो रहा है? एक्स्ट्रा हार्ड में. तो मेटल धीरे धीरे डक्टाइल कम होता जा रहा है. परसेंटेज इलांगेशन भी कम हो रही है. कोरोजन रेजिस्टेंस, टाइप 1 का कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया है, टाइप 4 का कोरोजन रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू 1 कम हो रहा है. तो कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. ये है. तो ये है अलॉय के बारे में. ये लिखना चाहो तो Thank you, sir. एमसीक्यू आ सकते हैं आपके डायरेक्टली. ठीक है. तो बेसिकली जब हम गोल्ड लिखते हैं, गोल्ड को ऐसे लिखते हैं AU नाम से. इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है कुछ 1063 डिग्री सेल्सियस, 1064 डिग्री सेल्सियस. इसकी डक्टिलिटी हाईएस्ट है, हाईएस्ट. मेलेबिलिटी इसकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट. कोरोजन रेजिस्टेंस इसका हाईएस्ट है, क्योंकि ये क्या होता है? नोबल. ठीक है. 8 नोबल मेटल्स होते हैं. ठीक है. कौन कौन से होते हैं? गोल्ड, गोल्ड,
प्लेटिनम, पैलेडियम, ओस्मियम, रुथमियम, इरिडियम और कॉपर। नहीं सॉरी, कॉपर नहीं होता है। हाँ, सिल्वर जो है डेंटल में इसको कोरोसिव मानते हैं, अदरवाइज सिल्वर भी नोबल मेटल में आता है। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रुथमियम, इरिडियम, रेनियम, ये सारे होते हैं नोबल मेटल्स। सिल्वर डेंटिस्ट्री में नोबल का नहीं माना जाता, बाकी क्योंकि ये ओरल फ्लूइड्स में कोरोड करता है, इसलिए इसको नोबल नहीं माना जाता। ठीक है, जनरली वैसे सिल्वर नोबल माना जाता है। तो फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया था, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस का कंसेप्ट बताया था ना, कितना होना चाहिए रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस का कंसेप्ट? 2 mm का होना चाहिए। गोल्ड की जब कैविटी बनाते हैं, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड की, तो ये रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस का कंसेप्ट हो जाता है 3 mm का। ठीक है, कि 3 mm का डेंटिन चाहिए गोल्ड को फिल करने से पहले, साउंड डेंटिन चाहिए। अगर 3 mm का डेंटिन है तो आपको कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नो बेस। ठीक है, लेकिन अगर लेस देन 3 mm है, लेस देन 3 mm RDT है, लेकिन ग्रेटर देन 2 mm है, तो आपको इसमें बेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, विद वार्निश, विद वार्निश। ठीक है, और अगर ये लेस देन 1 mm है, तो आपको इसमें फिर क्या लगाना पड़ेगा? लाइनर। ठीक है, लेस देन 1, वहां पे क्या था पहले 0.5 mm से कम पे लाइनर लगाते थे, यहाँ पे लेस देन 1 mm पे लाइनर लगाना है। ठीक है, 1 to 3 mm पे आपको बेस लगाना है, और ग्रेटर देन 3 mm पे आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये गोल्ड की कैविटी प्रिपरेशन में ध्यान रखनी चीज। ठीक है, फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ गोल्ड। तो पहले जो सबसे पहले गोल्ड आया था वो क्या था? सबसे पहले जो गोल्ड आया था उसमें ऐसे एक शीट लेते थे 4x4 इंच की। गोल्ड क्या होता है? मेलेबल। मेलेबल मतलब वो मटेरियल जिसको आप कंप्रेसिव फोर्स के अंदर शीट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मेलेबल वो मटेरियल जिसमें आप कंप्रेसिव फोर्सेस लगाओ, कंप्रेसिव फोर्स लगाओ तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो 4x4 इंच की शीट्स में कन्वर्ट कर दे तो इसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल। क्या बोलेंगे? गोल्ड फॉइल। पहला तो ये था। अब इसमें ये कैसी हो सकती है? 3 ग्रेन की भी होती थी, 4 ग्रेन की भी होती थी, या 2 ग्रेन की भी। ग्रेन क्या होता है? जितने ग्रेन होगा उतना ही नंबर साइज होगा, इसको बोलते हैं नंबर 3 गोल्ड फॉइल, नंबर 4 गोल्ड फॉइल, नंबर 5 गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से ये एमसीक्यू आता है कि बताओ नंबर 3 गोल्ड फॉइल में कितना कितना उसका वो था, मास कितना होता है? तो 3 ग्राम नहीं बोल रहा मैं, ग्रेन्स बोल रहा हूँ, ग्रेन्स, ग्रेन्स, ग्रेन्स। नंबर 4 में कितना होगा? 4 ग्रेन। नंबर 2 में कितना होगा? 2 ग्रेन्स। तो इस तरीके से पता होना चाहिए। गोल्ड फॉइल कैसी होगी? ऐसे गोल्ड को ऐसे पतला सा कर दिया, शीट में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल से अलग अलग चीजें बना सकते हैं कि गोल्ड से पैलेट भी बन सकती हैं, सिलेंडर भी बन सकते हैं। ठीक है, गोल्ड फॉइल के पैलेट भी बन सकते हैं, सिलेंडर्स। पैलेट्स क्या होती हैं? पैलेट, सपोज तुमने इसको डिवाइड कर दिया 64 पार्ट्स में ऐसे। इस एक फॉइल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 64 में। और फिर जैसे हम पेपर को रोल करते हैं, ऐसे इन हर पार्ट को छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे उसमें रोल कर दिया, तो आपने क्या बना दिया? पैलेट्स। इनको बोलते हैं गोल्ड पैलेट्स। वहीं पे मान लो सपोज आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके और इस पार्ट को रोल करके सिलेंडर बना दिया, तो मतलब गोल्ड फॉइल को अगर आपने रोल करके सिलेंडर बना दिया तो उसको सिलेंड्रिकल बोल देते हैं। उसको अगर
पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे 1/32 1/43 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर करके आपने पैलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं पैलेट्स। तो गोल्ड फॉइल का टाइप क्या है, एक गोल्ड पैलेट्स एंड सिलेंड्रिकल गोल्ड, ये सब गोल्ड फॉइल के पार्ट, ठीक है। फिर उसके अलावा सेकंड टाइप का गोल्ड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड के 3 एग्जांपल है, मैट गोल्ड, मैट फॉइल और गोल्ड कैल्शियम अलॉय। गोल्ड और कैल्शियम का एक अलॉय होता है, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ एक ऐसा गोल्ड जिसमें कैल्शियम उसका कंपोनेंट है, वो कौन सा टाइप का गोल्ड है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड होता है। आपसे पूछा जाए बल्क रेस्टोरेशन करने के लिए कौन सा गोल्ड यूज होता है, तो मैट गोल्ड जो है वो बल्क रेस्टोरेशन करने के लिए यूज होता है, तो मैट गोल्ड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड। अब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड मतलब हो गया कि जैसे छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बना दिए गोल्ड के, ठीक है। तो जब छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बन गए गोल्ड के, तो डेफिनेटली इन गोल्ड के बीच में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा वॉइड्स प्रेजेंट होएगा। इसलिए वॉइड्स प्रेजेंट होगा तो इस गोल्ड को कभी भी हम सरफेस पे यूज नहीं कर सकते, सरफेस रेस्टोरेशन पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सरफेस रेस्टोरेशन में जब आप फिनिशिंग करने जाओगे तो ये वॉइड्स एक्सपोज हो जाएंगी। इसलिए इनको हमेशा बल्क ऑफ रेस्टोरेशन में यूज करेंगे। इसलिए मैंने कहा मैट गोल्ड को कहाँ यूज करते हैं, बल्क ऑफ रेस्टोरेशन, बल्क ऑफ रेस्टोरेशन, सरफेस पे यूज नहीं करोगे। तो ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। फिर एक तीसरी क्लासिफिकेशन होती है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरी क्लासिफिकेशन, Sir, video is stuck. स्टक नहीं, मैंने आपको लिखने के लिए छोड़ रखा है। आवाज आ रही है, मूव मूव हो रही है, Yes, sir. वो मैंने आपको लिखने के लिए Yes, दे sir. रखा है, Yes, sir. स्टक नहीं हुई है वो, ठीक। तो आई गेस लिख लिया आपने, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि ये चीज है समझने के साथ साथ ना लिखना भी जरूरी है। तो हमने 2 टाइप के गोल्ड पढ़ लिए, मतलब जस्ट एक ओवरव्यू सुना है अभी। तो गोल्ड फॉइल हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ गोल्ड फॉइल, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड, और तीसरा है इंपॉर्टेंट पाउडर्ड गोल्ड। क्या है पाउडर्ड गोल्ड? पाउडर्ड गोल्ड को हम EZ गोल्ड से भी नाम से जानते हैं, या फिर हम गोल्डेंट नाम से भी जानते हैं। किससे नाम है? गोल्ड डेंट नाम से भी, ठीक है। पाउडर्ड गोल्ड, इसमें क्या करते हैं, गोल्ड के पाउडर्स होते हैं, उनको वैक्स के अंदर एम्बेड करते हैं। ये वैक्स के अंदर गोल्ड के पाउडर्स को एम्बेड कर दिया, वैक्स के अंदर गोल्ड के पाउडर्स डाल दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, पाउडर्ड गोल्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटर में क्या था कि इलेक्ट्रोलाइटिकली गोल्ड के पाउडर पार्टिकल प्रेसिपिटेट किए, और उनको दो गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है और ये गोल्ड फॉइल, इन दोनों के बीच में डाल के कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या हुआ, एक बहुत ही ऐसे, मतलब मैं तो जस्ट समझाने के लिए लिखा है। सपोज ये ऊपर वाली गोल्ड फॉइल की शीट है, ये नीचे वाली, और ये बीच में भर गई किससे, इलेक्ट्रोलाइटिकली प्रेसिपिटेटेड गोल्ड से। तो इस तरीके से इसको बनाते थे। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट के 3 एग्जांपल बता चुका हूँ, मैट गोल्ड, मैट फॉइल, या फिर गोल्ड कैल्शियम अलॉय, कैल्शियम अलॉय। गोल्ड फॉइल क्या क्या होती है, मैं अब उस पे आ जाता हूँ वापस।
गोल्ड फॉइल सबसे पहले अवेलेबल थी शीट्स में। शीट्स कौन सी? 4x4 की, जो मैंने बताई थी, जिनका जिनका साइज का पता 4 नंबर 4 गोल्ड थी। नंबर 4 शीट होती है जिसका साइज होता है 4 ग्रेन्स। ठीक है, 4 ग्रेन मतलब कि 0.259 ग्राम्स, या फिर और थिकनेस अगर इसको कहें तो 0.51 माइक्रोमीटर की थिकनेस, ये होगी गोल्ड की शीट में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, तो पता होना चाहिए कि 4 ग्रेन की नंबर 4 गोल्ड फॉइल में कितना ग्रेन होगा? 4 ग्रेन। ऐसे नंबर 3 में कितना होगा? 3 ग्रेन। और 3 ग्रेन का ग्राम कितना होगा? 0.194 ग्राम। और इसकी थिकनेस कितनी होगी? 0.38 माइक्रोमीटर। ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। दोनों एमसीक्यू आ सकते हैं, इसलिए लिख लीजिए इसको। शीट्स की डायमेंशन मैंने बता दी थी आपकी, 4x4 इंच की होती है, ठीक है। और ये कैसे देते हैं? एक बॉक्स में डालते हैं 12 फॉइल्स। The video is stuck. Sir, no audio. Sir, no video, no audio.
Sir, video is stuck. हाँ जी, तो कहाँ पे स्टक किया था? कौन से स्लाइड पे स्टक किया था? Sir, number 3 and number 4 sheets. Gold foil. मतलब अच्छा, उनके साइज पे है। Yes, Yes, sir. sir. Number 3 का हो गया था। हो गया था ना वो। तो अब हम आ जाते हैं, कोरुगेटेड गोल्ड बता दिया था। No, sir. No, sir. तो दो तीन टर्मिनोलॉजी और बता देता हूँ, प्लेटिनाइज्ड गोल्ड या फिर लेमिनेटेड गोल्ड। देखो, गोल्ड फॉइल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। गोल्ड फॉइल 4x4 इंच में शीट्स में कन्वर्ट No की जा सकती video. है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। टुडे इंटरनेट इज वेरी वीक। एक मिनट रुकना। हाँ, अब मैं भूल गया था ऑन करना। ठीक है, तो हम गोल्ड के टाइप्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पहला था गोल्ड फॉइल। आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. Yes, sir. वीडियो दिख रही है? Yes, sir. Sir. गोल्ड फॉइल जो होता है वो 4x4 इंच का होता है, ठीक है। इसमें नंबर 4 होता है, नंबर 3 होता है। इनके साइज और ग्रेन वगैरह सब मैंने बता दिया। अब हो सकता है फिर गोल्ड फॉइल में ही आप इसको जैसे ये तो हो गया शीट्स, अगर ऐसे शीट के फॉर्म में है,
हो सकता है इसको आप छोटे छोटे पैलेट्स में कन्वर्ट कर दो, जैसे मैंने बताया था कि इसको मल्टीपल पीसेस में कर दो और हर पीस को एक रोल करके छोटे छोटे ऐसे पैलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं पैलेट। या फिर आप सिलेंडर्स में कन्वर्ट कर दो उसको छोटे छोटे, तो उसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप दे दोगे तो सिलेंडर बोलेंगे, पैलेट्स बना दोगे तो पैलेट बोलेंगे। या फिर गोल्ड फॉइल में आप क्या कर सकते हो, गोल्ड फॉइल में आप क्या कर सकते हो कि दो गोल्ड फॉइल ली, ये गोल्ड फॉइल ली, दूसरी गोल्ड फॉइल ली, इन दोनों के बीच में आपने प्लेटिनम डाल दिया, प्लेटिनम की फॉइल डाल दी, तो इसको क्या बोलेंगे, लेमिनेटेड या फिर प्लेटिनाइज्ड गोल्ड। लेमिनेटेड फिर प्लेटिनाइज्ड गोल्ड। मतलब शीट तो जैसे सिंपल गोल्ड फॉइल की शीट थी, दो गोल्ड फॉइल की शीट के बीच में एक प्लेटिनम की शीट डाल दी, तो इसको बोलेंगे प्लेटिनाइज्ड गोल्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कोरुगेटेड गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। कोरुगेटेड गोल्ड बना था ग्रेट शिकागो फायर, ग्रेट शिकागो फायर। इसमें इन्होंने ये सेरेंडिपिटी से हुआ था, मतलब अपने आप ही। कोरुगेटेड मतलब है कि दो गोल्ड फॉइल आपस में अडेयर हो गई, लेकिन किसके कारण, फायर के कारण। होता क्या था, गोल्ड फॉइल कैसे मिलती हैं, दो गोल्ड फॉइल के बीच में उन दोनों को ना वो आपस में चिपके नहीं, इसलिए उन दोनों के बीच में क्या डालते हैं, एक पेपर डालते हैं, एक पेपर डालते हैं। ठीक है, तो दो गोल्ड फॉइल्स यूजुअली आर सेपरेटेड बाय अ पेपर। अब इसको अगर आग लगा दो, इग्नाइटेड, तो आग लगाने से क्या होएगा, ये पेपर तो जल जाएगा और ये दोनों फॉइल आपस में चिपक जाएंगी और किस शेप में हो जाएंगी, कोरुगेटेड। उसको बोलते हैं कोरुगेटेड शेप। ठीक है, तो कोरुगेटेड शेप 1871 में ग्रेट शिकागो फायर में सेरेंडिपिटी से डिस्कवर हुआ था। बेसिकली पेपर तो जल जाता है और जो अपर और लोअर लेयर है गोल्ड की, वो आपस में चिपक जाती है। इस टाइप के गोल्ड को बोलते हैं कोरुगेटेड गोल्ड। ठीक है, तो फॉइल वाला जो गोल्ड है उसके क्या क्या टाइप हो गए, शीट्स, रोप्स, सिलेंडर्स, पैलेट्स, कोरुगेटेड फॉइल, लेमिनेटेड फॉइल या प्लेटिनाइज्ड फॉइल। ठीक है, फिर आ जाता है एक और टर्मिनोलॉजी सुनोगे आप, कोहेसिव, सेमी कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव गोल्ड। ठीक है, तो कोहेसिव गोल्ड क्या होता है, बेसिकली गोल्ड चिपकता क्यों है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब ये है कि एक गोल्ड के एटम को या एक गोल्ड के इसको फॉइल को या पैलेट को आपने दूसरे गोल्ड के फॉइल के पैलेट से जब आपस में फोर्स लगाई, तो ये दोनों चिपक के एक बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, मेटेलिक बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन आता है कि दो गोल्ड के पार्टिकल्स आपस में जो चिपकते हैं वो कौन सी बॉन्डिंग के कारण पॉसिबल है, या वेल्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी के कारण पॉसिबल है, मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेल्डिंग। मतलब दो गोल्ड के फॉइल्स को आपस में चिपका देना, इसको बोलते हैं, या दो गोल्ड के पैलेट्स को आपस में चिपका देना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेल्डिंग। क्लियर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वेजिंग। वेजिंग का मतलब ये है, सपोज ये आपकी कैविटी वॉल है, ठीक है, तो कैविटी वॉल में कैसा होता है, शार्प लाइन एंगल होते हैं गोल्ड के लिए, शार्प लाइन एंगल होते हैं गोल्ड के लिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ये गोल्ड डाल और इसको फोर्स लगाया और इस कैविटी में वेज कर दिया, इस लाइन एंगल में वेज कर दिया, तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वेजिंग। मतलब कैविटी के जो लाइन एंगल्स होते हैं उसमें गोल्ड को चिपका देना, एडेप्ट कर देना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेजिंग। तो गोल्ड को डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के कारण, एज अ डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड कैसे क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी वेल्डिंग प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो आपस में गोल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग बना लेता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है वेजिंग। वेजिंग मतलब कि कैविटी की लाइन एंगल्स जो है, शार्प लाइन एंगल, उसमें आप गोल्ड को आराम से वेज कर सकते हो फोर्स लगा के। ये दो प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आप डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के लिए गोल्ड को यूज कर सकते हैं। अब गोल्ड तीन टाइप का हो सकता है, कोहेसिव। कोहेसिव मतलब जो आपस में चिपकता हो, ये तो हमारा रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड का, जब हम उसको कैविटी में डाल रहे हैं। लेकिन कैविटी के बाहर अगर वो कोहेसिव है तो वो क्या करेगा, आपस में चिपक जाएंगी गोल्ड फॉइल्स, आपस में चिपक जाएंगी, तो कैविटी में डालने से पहले ही वो चिपक जाएंगी आपस में, तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमारा गोल्ड कैसा होना चाहिए, सेमी कोहेसिव। सेमी कोहेसिव, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल नॉन कोहेसिव। ये हम कैसे करते हैं
जब आपकी गोल्ड फॉइल है, उनके बीच में जब पेपर रखा हुआ है, उनके बीच में ये पेपर रखा हुआ है और फिर दूसरी गोल्ड फॉइल है, तो हम क्या करते हैं, एक कॉटन लेते हैं, ये कॉटन ली, उसको हमने डिप कर दिया किससे, अमोनिया से, अमोनिया से, और वो इसके ऊपर रख दी, तो अमोनिया की कोटिंग हो जाती है इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, और ये अमोनिया इसको क्या बना देती है, नॉन कोहेसिव। तो ये आपस में चिपकती नहीं है और ये सेपरेट रहती है। अब आप इन सेपरेट गोल्ड फॉइल को इजिली कैविटी में कॉम्पैक्ट कर सकते हो। तो हम जो सेमी कोहेसिव वर्ड यूज कर रहे हैं, ये बुक के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, वैसे कुछ बुक्स में मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में। सेमी कोहेसिव या फिर नॉन कोहेसिव कई लोगों ने इंटरचेंजेबली कर रखा है, पर मेरा ये कहना है कि यूजुअली अगर हम बात करें, हम जो प्रेफरेंशियल नॉन कोहेसिव बना रहे हैं या सेमी कोहेसिव बना रहे हैं, वो किसके कारण है, अमोनिया गैस के कारण। अमोनिया गैस इस गोल्ड को कोट कर लेगी, तो वहां पे वो आपस में बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे। एक होता है नॉन कोहेसिव। प्योर नॉन कोहेसिव गोल्ड कौन से होते हैं, प्योरली नॉन कोहेसिव गोल्ड कौन से होते हैं? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. हाँ, प्योरली नॉन कोहेसिव गोल्ड कौन से होते हैं, जो इम्प्योरिटी सच एज सल्फर या अदर ऑक्साइड्स इनसे कोटेड हो जाते हैं। ठीक है, प्योरली नॉन कोहेसिव गोल्ड कौन से होंगे, जो सल्फर या अदर ऑक्साइड्स उनसे कोट हो जाए और वो रिएक्ट ना कर सके, आपस में बॉन्ड ना कर सके, उनको बोलते हैं नॉन कोहेसिव। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कोहेसिव गोल्ड, ऑप्शन में अमोनिया भी है, सल्फर भी है, तो आपका आंसर जाएगा सल्फर पहला, क्योंकि एग्जैक्टली नॉन कोहेसिव कौन से होते हैं, सल्फर। या फिर वो स्पेसिफिकली पूछे सेमी कोहेसिव या प्रेफरेंशियली नॉन कोहेसिव कौन है, कब होता है, वो होता है अमोनिया। या फिर आपको वो पूरा बताए कि गोल्ड जब हम स्टोर करते हैं तो वो आपस में दो गोल्ड फाइल ना चिपके, इसलिए हम उसको किससे कोट करेंगे, तो आंसर जाएगा अमोनिया गैस। ठीक है, तो कोहेसिव को नॉन कोहेसिव में हम जो इंटेंशनली कन्वर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, बाय कोटिंग विद अमोनिया। लेकिन एक्चुअल में जो नॉन कोहेसिव गोल्ड होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू कंटामिनेशन विद सल्फर। ठीक है, तो प्री मैच्योर कोहेशन ऑफ शीट्स को बचाना है, इसलिए हम प्रेफरेंशियली अमोनिया से कोट करते हैं, इस टाइप को बोलते हैं सेमी कोहेसिव गोल्ड। ठीक है, नॉन कोहेसिव में कौन कौन सी चीजें कोट कर सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयरन है एक, तो सल्फर है, मैंने बताया, आयरन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये तीनों चीज कोट कर सकती है इसको। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम डीगैसिंग करते हैं, एक फिनोमेनन होता है क्या, डीगैसिंग। वीडियो दिख रही है सबको, वीडियो दिख रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, आप पढ़ोगे डीगैसिंग एंड एनीलिंग, ये दो वर्ड पढ़ोगे। तो डीगैसिंग क्या होता है कि जब आपने कोट तो कर दिया अमोनिया से, लेकिन आपको जब कैविटी में पैक करना है तो गोल्ड कैसा चाहिए, कोहेसिव, जो मेटेलिक बॉन्डिंग बना सके आपस में। तो हम उसको क्या करते हैं, इथेनॉल का फ्लेम होता है, उसके ऊपर हीट करते हैं, इथेनॉल के फ्लेम पे हीट करते हैं, ताकि जो अमोनिया गैस है वो इवोपरेट हो जाए, और वो इवोपरेट होके गोल्ड वापस कैसे कन्वर्ट हो जाए, कोहेसिव। तो ये जो सेमी कोहेसिव जो मैंने बताया था, उसमें अमोनिया होता है जिसको हम हीट करके रिमूव कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस नेम्ड एज डीगैसिंग। इसको इंटरचेंजेबली दूसरे टर्म्स से भी जानते हैं, एनीलिंग। तो एनीलिंग ऑफ गोल्ड या डीगैसिंग ऑफ गोल्ड मतलब यही है कि आप उसको हीट कर रहे हो सो दैट अमोनिया चली जाए, उसको वापस कोहेसिव में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, लेकिन बेटर टर्मिनोलॉजी कौन सी है, ऑफ कोर्स डीगैसिंग इज द बेटर टर्मिनोलॉजी बट देन द एनीलिंग, क्योंकि एनीलिंग एक टाइप का हीट ट्रीटमेंट है। अब एनीलिंग से क्या होता है, वापस मटेरियल की, मैं तो बस यहीं पे तुम्हें याद करने के लिए बता देता हूँ, वापस गोल्ड की डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी रिस्टोर हो जाती है, वापस गोल्ड डक्टाइल मेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको ज्यादा देर के लिए हीट कर दिया, फॉर मोर टाइम, लंबे टाइम के लिए हीट कर दिया, तो ये डक्टाइलिटी वापस ब्रिटलनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे रट लो। नेक्स्ट क्लास जो मैं मंडे को लेने वाला हूँ, मंडे या ट्यूसडे जब भी लूंगा, उस क्लास में मैं आपको ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा, व्हाट इज ब्रिटलनेस, व्हाट इज डक्टिलिटी। बस ये समझ लो, डक्टिलिटी मतलब कोई मटेरियल को आप डिफॉर्म कर सकते हो किसी शेप में,
किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, शीट में कन्वर्ट। ब्रिटलनेस का मतलब है कि मटेरियल को कुछ भी किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जब भी उस पर टेंसाइल फोर्सेस लगेंगी वो फ्रैक्चर हो जाएगा। नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मींस ब्रिटलनेस। जैसे कि अपना सेरामिक होता है, सेरामिक को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, वो सीधा फ्रैक्चर हो जाएगा, चिप ऑफ हो जाएगा। अमलगम है, अमलगम भी फ्रैक्चर हो जाएगा अगर बल्क में नहीं होगा तो। डक्टाइल मटेरियल हमारा डेंटिन है, या फिर डक्टाइल कैसा है, जैसे मैंने बताया इनले का गोल्ड, ठीक है, जिसको हम आराम से फ्लो करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन कोहेसिव, और जो प्योरली मैंने बताया नॉन कोहेसिव गोल्ड, जो कि आयरन, सल्फर और फास्फोरस गैस से कंटामिनेट होके बनते हैं, इनको डी गैस नहीं किया जा सकता, इनको डी गैस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये तो हो गई गोल्ड फॉइल की बात। अब आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड कौन कौन से फॉर्म में होते हैं? मैट गोल्ड, मैट फॉइल एंड गोल्ड कैल्शियम अलॉय। ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड गोल्ड है, ठीक है। तो अगर मैट गोल्ड की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, एक फॉइल ली गोल्ड की, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ गोल्ड डाल दिया और उसको वापस ऊपर से कवर कर दिया दूसरी फॉइल से, ठीक है, और उसके बाद इसको स्ट्रिप्स में काट दिया। तो इस टाइप के गोल्ड को क्या बोलेंगे? मैट गोल्ड। कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैट गोल्ड को? इंटरनल बल्क ऑफ रेस्टोरेशन, इंटरनल बल्क ऑफ रेस्टोरेशन। क्यों? क्योंकि ये मोर इजिली कॉम्पैक्टेड, क्योंकि इनको इजिली कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, मोर इजिली कॉम्पैक्टेड, दैट्स व्हाई preferred for its ease in building up the internal bulk of the restoration, as they can easily be compacted and adapted to the retentive portion of the prepared cavity। मतलब आराम से इनको वेज किया जा सकता है, इसलिए बल्क ऑफ रेस्टोरेशन में यूज होता है। सरफेस पे क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि इनमें पोरोसिटी, क्योंकि इनमें पोरोसिटी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनमें पोरोसिटी आ जाएगी इसलिए। आवाज आ रही बच्चों? Yes, sir. वीडियो दिख रही है? Yes, sir. तो मैट गोल्ड समझ में आया? Yes, sir. ठीक, हाँ, तो बल्क ऑफ रेस्टोरेशन में मैट गोल्ड यूज करेंगे। इसका साइज लिख लो, 10 से 20 माइक्रोमीटर का साइज होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर का साइज होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एडवांटेज का ये है कि आप इसको फटाफट भर सकते हो, रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो ये मैट गोल्ड हो गया। फिर मैट फॉइल होता है। मैट फॉइल में क्या करते हैं, ये सैंडविच होता है ऑफ मैट गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये जो मैट गोल्ड आपने बनाया है, इसको मैट गोल्ड को भी अगर गोल्ड फॉइल नंबर 3 और 4 के बीच में सैंडविच कर दें और उसको सिंटर कर दें, हाई हीट पे सिंटरिंग कर दें, तो उसको बोलते हैं मैट फॉइल, ठीक है। फिर इसका भी यही पर्पस होता है कि आप इसको बल्क ऑफ रेस्टोरेशन में यूज कर सकते हो। फिर आ जाता है ये वाला इंपॉर्टेंट, गोल्ड कैल्शियम अलॉय, ठीक है। इसमें कितना कैल्शियम डालते हैं? 0.1 से 0.5% बाई वेट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और ये जो रेस्टोरेशंस होती हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गर होती है। इट्स पर्पस इज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर रेस्टोरेशन, जैसे कस्प पे चाहिए होता है ना। और देखो अब क्या किया इन्होंने, जैसे गोल्ड था, ठीक है, गोल्ड के अंदर आपने क्या किया, कैल्शियम के पार्टिकल डाल दिए
कितना 0.1 to 0.5%। तो एक तरीके से इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग। तो गोल्ड कैल्शियम अलॉय जो है इसके अंदर 0.1 to 0.5% बाई वेट का कैल्शियम डाला जाता है। इससे स्ट्रॉन्गर रेजिस्ट्रेशन बनती है बाय मेथड ऑफ डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग। तो ये एमसीक्यू आ सकता है आपके एग्जाम में कि डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग शो करने वाला कौन सा गोल्ड है, तो वो ये वाला गोल्ड है, प्रेसिपिटेट क्या कहते हैं, पाउडर इलेक्ट्रोलाइटिकली प्रेसिपिटेटेड गोल्ड कैल्शियम अलॉय वाला। ठीक है, इट इज अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैल्शियम। इसमें कितना कैल्शियम डालते हैं? 0.1 to 0.5%। स्ट्रॉन्गर रेस्टोरेशन बनाता है, ठीक है, और डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग मिलती है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसका एक ब्रांड नेम है इलेक्ट्रा अलॉय, इलेक्ट्रा अलॉय आरबी। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रा अलॉय आरबी, या फिर इसको बोलते हैं विलियम्स गोल्ड। तो विलियम्स गोल्ड बोलो, इलेक्ट्रा अलॉय आरबी बोले, ये सब क्या है बेसिकली? ये सब यही है, अलॉय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिकली प्रेसिपिटेटेड गोल्ड 3 टाइप का हो गया, मैट गोल्ड, मैट गोल्ड, इलेक्ट्रा अलॉय आरबी। ये किसी प्लीज म्यूट करिए जो आवाज आ रही है। प्लीज ये डिस्टरबेंस हो रहा है, ये बंद कीजिए जो भी कर। सर ये सर का है, अमित शर्मा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टाइप का गोल्ड बच गया, पाउडर गोल्ड। तो इलेक्ट्रोलाइटिकली प्रेसिपिटेटेड गोल्ड आ गया। उसके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट वाला बताया, कैल्शियम और गोल्ड का जो डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग वाला गोल्ड है, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जिस कंपनी ने उसको बनाया उसका नाम है इलेक्ट्रा अलॉय आरबी। फिर आता है पाउडर गोल्ड। तो पाउडर गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिकली प्रेसिपिटेटेड गोल्ड। पाउडर गोल्ड अलग होता है। पाउडर गोल्ड में पाउडर तो है गोल्ड के, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स तो हैं, पर इसको किसी गोल्ड फॉइल में नहीं डाला, या गोल्ड फॉइल के बीच में सैंडविच नहीं किया, या उसको सिंटर नहीं किया, या फिर कैल्शियम से नहीं मिलाया। क्या किया? उसको वैक्स में डाल दिया, वैक्स में ये पाउडर डाल दिया। अब जब भी इसको आप कभी भी है ना वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, फ्लेम पे हीट नहीं कर सकते। अगर फ्लेम पे हीट करोगे तो वैक्स तो पिघल जाएगी सारी की सारी, मतलब डायरेक्ट फ्लेम पे हीट नहीं कर सकते। इसको कैविटी के अंदर कंडेंस करना पड़ेगा हैंड कंडेंसिंग से। तो पाउडर गोल्ड के लिए हैंड कंडेंसिंग यूज की जाती है, हैंड मैलेट यूज किया जाता है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि भाई कौन सी रेस्टोरेशन है जिसके लिए हैंड मैलेट यूज करना पड़ेगा? ये पाउडर वाले के लिए हैंड मैलेट यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेसिकली, एटोमाइज्ड गोल्ड को वैक्स में आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। सबसे पहले ये 1962 में दिया गया था बॉम एंड लोन ने। इन्होंने ये सबसे पहले 1962 में लेके आए थे इसको। ठीक है, और ये जो वैक्स्ड गोल्ड बन गया, एक वैक्स में गोल्ड है, इसको फिर इन्होंने 2 गोल्ड फॉइल के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से ये बनता था पाउडर गोल्ड। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गोल्डेंट। ये इसका कमर्शियली अवेलेबल वो है, कमर्शियली अवेलेबल। तो पूछते हैं कि पाउडर्ड गोल्ड का पार्टिकल साइज कितना होता है? 15 माइक्रोमीटर का पार्टिकल साइज होता है। 15 माइक्रोमीटर का गोल्ड का पार्टिकल साइज होता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, और इनका शेप होता है इरेगुलर, कितना 1 to 3 mm का।
1 से 3 mm का इरेगुलर शेप के ये पार्टिकल्स होते हैं, 1 to 3 mm के। ठीक है, और फिर ये लेटर रिफाइन होके एक और कंपनी ने बनाया जिसका नाम है इसका EZ गोल्ड। एक पहले ये गोल्डन कंपनी ने बनाया, फिर बाद में कौन सा बनाया, EZ गोल्ड। ठीक है, और EZ गोल्ड क्या है, प्योर गोल्ड पाउडर और वैक्स का कॉम्बिनेशन, प्योर गोल्ड और वैक्स का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं EZ गोल्ड। इसमें जो वैक्स है ये 0.01% ऑर्गेनिक वैक्स होती है, 0.01% ऑर्गेनिक वैक्स होती है। ठीक है, इसको EZ इसलिए बोला है क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, एमलगम की तरह है। ठीक है, ये इजी टू मैनिपुलेट है और इसकी प्रॉपर्टी लगभग अमेलगम की तरह है, इसलिए इसको EZ नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाए, ऐसा गोल्ड जो वैक्स, जिसमें गोल्ड पाउडर को वैक्स के साथ मिलाया गया है सो दैट उसमें अमेलगम जैसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए, तो उसका नाम क्या आएगा, EZ गोल्ड। तो EZ and Goldent are type of powdered gold. Powdered gold are basically the gold, atomized gold particle mixed with the wax. ठीक है, और उसको फिर आप गोल्ड फॉइल में डाल दो, ये होता है पाउडर्ड गोल्ड। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन होती है गोल्ड की, ये आपका कवर हो गई है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे रिगार्डिंग कैविटी प्रिपरेशन। देखो, कैविटी प्रिपरेशन सबसे पहले सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, क्लास 5 रेस्टोरेशन में। ठीक है, क्लास 5 में मैंने बताया था बेवल कैसा दोगे आप, होलो ग्राउंड बेवल, होलो ग्राउंड बेवल, ये पीजीआई चंडीगढ़ का एमसीक्यू है। दूसरा, क्लास 5 कैसे बनती है, जैसे ये आपका टुथ है, ये सर्वाइकल रीजन है, ये रूट है। ठीक है, तो क्लास 5 कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दो तो एक्यूट एंगल है, दो ऑब्ट्यूस एंगल है। ये ऑक्लूजो मीजियल और ऑक्लूजो डिस्टल, ये तो हो गए एक्यूट एंगल, और ये वाले एंगल कैसे हो गए, ऑब्ट्यूस एंगल। तो क्लास 5 कैविटी में दो एक्यूट एंगल होते हैं, दो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। ठीक है, जो रिटेंशन ग्रूव्स देंगे वो हमेशा या तो इस लाइन एंगल पे, ऊपर वाले लाइन एंगल पे दोगे, या नीचे वाले लाइन एंगल पे। और प्रेफरेंशियल कौन से लाइन एंगल पे बेटर रहता है, जिंजाइवल पे। ठीक है, और कर्व्स कहाँ दोगे, यहाँ पे इंसाइजो मीजियल या इंसाइजो डिजियल, इस पे कर्व्स दोगे। ये एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल है वो बोलती है एक्सियल वॉल। ठीक है, एक्सियल वॉल, ये वाली, ये एक्सियल वॉल यहाँ पे जो दिख रही है, अगर हम प्रॉक्सिमल शेप की बात करें, प्रॉक्सिमल सरफेस की बात करें, तो सपोज ये आपकी क्लास 5 कैविटी है। ठीक है, ये आपका ऐसा टूथ। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो एक्सियल वॉल है ये वैसा ही कंटूर फॉलो करनी चाहिए जैसा एक्सटर्नल सरफेस का होगा, ऐसे कॉन कॉन कॉन्वेक्स होगी, ऐसा नहीं कि ये फ्लैट होगी, फ्लैट नहीं होगी, ये ऐसा होगी। फिर कैविटी प्रिपरेशन जब करते हैं तो कौन से बर से करते हैं, 33.5 नंबर बर से यूज करेंगे। 33.5 नंबर बर से कैविटी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो ये जो 33.5 बर है, इस सपोज ये बर है, ये कुछ ऐसा बर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है बर का, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं साइड। ठीक है, तो सबसे पहले बेस से कौन सा, अगर ये मीजियल है, बेस इज पॉइंटेड टुवर्ड मीजियल। जब क्लास 5 कैविटी बनाते हैं ना, तो बेस इज पॉइंटेड टुवर्ड मीजियल, और जो ये साइड है इसकी, ये साइड को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साइड से आप इसकी ऑक्लूजल, जिंजाइवल एंड डिस्टल वॉल बनाओगे, साइड से, साइड ऑफ द बर। बाद में हो सकता है कि बेस से आप डिस्टल को भी बना दो, रिफाइन कर दो, और जिंजाइवल को भी रिफाइन कर दो।
ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन इनिशियली जब 33.5 बार यूज करोगे तो फर्स्ट वॉल जो प्लेन करोगे वो कौन सी करोगे, मीजियल वॉल करोगे। और कौन से पोर्शन से करोगे, बर के बेस से करोगे। साइड ऑफ द बर से क्या बनाओगे, ओक्लूजल, जिंजाइवल और डिस्टल वॉल क्लास 5 कैविटी में। ठीक है, क्लास 5 कैविटी फिर इसमें क्या होती है कि ऐसे 90 डिग्री का सरफेस जो एक्सियल वॉल है, एक्सियो जिंजाइवल या एक्सियो इंसाइजल जो भी एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होता है ये। ठीक है, डाइवर्ज नहीं करेंगे बल्कि 90 डिग्री की रहेगी। शार्प इंटरनल लाइन एंगल होंगे, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, एक्सटर्नल टूथ सरफेस से ऊपर इंसाइजल वाले एरिया में 1.25 mm की डेप्थ रहेगी, नीचे ये 0.8 mm की डेप्थ रहेगी। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, अब और क्या इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसमें, अब यही है इंपॉर्टेंट क्लास 5 की। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्लास 5 कैविटी होती है वो कौन से शेप की होती है, ट्रेपिजॉइडल। कौन से शेप की होगी, ट्रेपिजॉइडल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास 5 होती है। मॉडिफिकेशन में अलग अलग नाम आते हैं, जैसे कि यूनिलेटरल मुस्टैच, यूनिलेटरल मुस्टैच, बाइलेटरल मुस्टैच, मुस्टैच, मुस्टैच मतलब मूछें। अगर सपोज यहाँ पे ऐसे मूछ निकाल दी तो इसको बोला यूनिलेटरल मुस्टैच, ऐसे मूछ निकाल दी तो इसको बोला बाइलेटरल मुस्टैचेस। ठीक है, अगर ये ऐसे ट्रेपिजॉइडल की जगह क्रेसेंट शेप में बन जाए, ऐसे मून शेप में बन जाए तो मून शेप या क्रेसेंट शेप हो गई। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन होती है क्लास 5 कैविटी की, ये आपको पता होना चाहिए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इसको। अब वापस एक चीज जो मैंने बताई थी, डी गैसिंग। डी गैसिंग में भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, डी गैसिंग करने के तरीके। या तो आप ओपन इथेनॉल फ्लेम पे कर सकते हो। ओपन इथेनॉल फ्लेम जैसे आपकी वो होती है स्पिरिट लैम्प, इसमें जो ब्लू फ्लेम होती है उस फ्लेम में आपको हीट करना होता है। ठीक है, ब्लू फ्लेम में हीट करते हैं। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, वो क्या कहते हैं, ट्रे। एक ट्रे है जिसको आप फ्लेम पे गरम कर रहे हो, यहाँ से फ्लेम से गरम कर रहे हो, और ट्रे में आपने गोल्ड पैलेट्स रख दी। तो इस तरीके से डीगैसिंग कर सकते हो। ठीक है, पहला था ओपन अल्कोहल फ्लेम मेथड, सेकंड इज माइका ट्रे, इसको बोलते हैं माइका ट्रे। एक माइका ट्रे को फ्लेम के ऊपर रख दिया। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड या फिर कहते हैं यूजुअली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है वो कौन सा है, ओपन इथेनॉल फ्लेम। और ये सेफ भी होता है। ठीक है, सेफ भी होता है ये, क्योंकि डायरेक्टली आप उसको इजीली हीट कर सकते हो। और इसमें वेस्टेज ऑफ मेटल भी, मतलब गोल्ड मेटल की वेस्टेज भी कम होती है, इसलिए ये बेनिफिशियल होता है। अगर आपको बल्क में करनी है तो फिर आप माइका ट्रे यूज कर सकते हो। एक साथ कई सारी प्लेट्स, एक साथ कई सारी पैलेट्स डी गैस की जा सकती है माइका ट्रे में। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एनीलिंग। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, यहाँ पे तो ट्रे को क्या है, फ्लेम से गर्म कर रहे हो। एक है कि एक ट्रे है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हीटिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनीलिंग। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग होती है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग्स होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल एनीलिंग की जाती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनीलिंग टाइप की डीगैसिंग कहाँ करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग में करते हैं। तो ये था एक। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये एमसीक्यू पढ़ते हैं। Which statement is incorrect for direct filling gold restoration? Should have sharp internal line angle, ये बात सही है। Most efficient compaction occur around the nib face। अब जैसे कोई कंडेंसर है, उसका ये फेस है, फिर ये शैंक है, और फिर यहाँ पे है हैंडल। ठीक है, तो ये जो कंडेंसर है, इसको जो वर्किंग पार्ट है इसको या बोलेंगे निब या फेस, क्योंकि ये कटिंग नहीं कर रहा है इसलिए इसको निब या फेस बोलते हैं। ठीक है,
तो ये कह रहा है मोस्ट एफिशिएंट कॉम्पैक्शन अराउंड द निब फेस, बिल्कुल जहां पे निब फेस है उसी के अराउंड होगी। ठीक है, जितना इसका डायमीटर छोटा होगा, स्मॉलर, उतनी ही फोर्स ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा होगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो जितना डायमीटर छोटा उससे 2 टाइम्स ज्यादा फोर्स होगी। ठीक है, फिर थर्ड है बैंकिंग ऑफ वॉल शुड बी डन। सॉरी, ये अराउंड द निब फेस लिखा है, ये गलत वर्ड है, ये होना चाहिए बीनीथ द निब फेस, अंडर द निब फेस आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है सेकंड वाला। बैंकिंग ऑफ वॉल शुड बी डन, ये सही स्टेटमेंट। बैंकिंग ऑफ वॉल क्या होता है, जैसे सपोज ये आपकी कैविटी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक गोल्ड फॉइल लोगे जो इस पूरे दोनों दोनों दो एंड ऑफ द कैविटी वॉल है, इसको ज्वाइन कर रही है, इसको बोलते हैं टाई फॉर्मेशन। पहला स्टेप क्या होगा, टाई फॉर्मेशन। टू एंड ऑफ द कैविटी वॉल्स शुड बी जॉइंड बाय अ बार ऑफ द गोल्ड फॉइल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे इधर सेंटर से कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे और उसको लेटरली स्प्रेड करोगे टू द कैविटी वॉल। तो उससे क्या होएगा, ये गोल्ड फॉइल ऐसे हो जाएगी। ठीक है, जितनी भी वॉइड्स होगी उनको निकालते हुए कैविटी वॉल के नीचे से निकाल देगी इस तरीके से। तो ये जो कॉन्केविटी बन गई है अब ऐसे, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ वॉल्स। क्या बोलेंगे, बैंकिंग ऑफ वॉल्स। पहले जो बार ने कनेक्ट किया उसको बोलते हैं टाई, और ये जो कर्वेचर बन गया इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ वॉल्स। तो बैंकिंग ऑफ वॉल शुड बी डन, बिल्कुल सही बात है ये। ओवरलैपिंग ऑफ प्रीवियस इंक्रीमेंट वाइल स्टेपिंग शुड बी डन। जब भी स्टेपिंग क्या होती है, सपोज आपने ये गोल्ड पार्टिकल्स है, इसको जब आपने कंडेंस करना शुरू किया तो आपके कंडेंसर की निब हाफ पुराने वाले इंक्रीमेंट पे होनी चाहिए, हाफ नए इंक्रीमेंट पे। फिर जो नया इंक्रीमेंट ऐड किया आपने, तो आपका कंडेंसर हाफ पुराने वाले पे और हाफ नए वाले पे ऐसे होना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग ऑफ प्रीवियस इंक्रीमेंट करना है, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये इस तरीके से आंसर सॉल्व करना है। मोस्ट एफिशिएंट कॉम्पैक्शन अकर्स बीनीथ द निब सरफेस, जो भी निब का सरफेस है उसके नीचे ही सबसे अच्छी कॉम्पैक्शन होगी, ये बस। सेकंड क्वेश्चन, वार्ने फुट कंडेंसर यूज्ड फॉर डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड कॉम्पैक्शन है विच शेप। तो 3 तरह के कंडेंसर होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है राउंड, एक होता है रेक्टेंगुलर, और एक होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये 3 टाइप के कंडेंसर होते हैं। जो राउंड, इनका साइज होता है 0.4 से 0.55 mm का। जो रेक्टेंगुलर कंडेंसर होते हैं, इनको हम वार्ने फुट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वार्ने फुट कंडेंसर। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे, वार्ने फुट कंडेंसर यूज्ड फॉर डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड कॉम्पैक्शन हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो दे हैव रेक्टेंगुलर शेप। कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर। तीसरे होते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा टाइप का शेप होता है। इनका जो डायमेंशन होता है वो कितना है, 0.5 to 1 mm। तो 0.4 से 0.5 तक कौन से है, राउंड। 0.5 to 1 है पैरेललोग्राम। और इससे भी बड़े कंडेंसर जो होते हैं वो होते हैं 1 to 1.3 mm के, उनको बोलते हैं वार्ने फुट। ठीक है, तो सबसे बड़े कंडेंसर कौन से हो गए, वार्ने फुट कंडेंसर। इनका शेप कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर। उससे छोटे कौन से हो गए, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शेप साइज कितना है, 0.5 to 1 mm। उससे ऊपर कौन से हैं, सबसे छोटे कौन से, राउंड कंडेंसर, जिसका शेप साइज कितना है, 0.4 to 0.5 mm। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपका आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इसको, साइजेस को लिखना हो तो।
है, लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which technique allows better control of forces when variation are required to compact direct filling gold? तो देखो डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड को कहाँ कॉम्पैक्ट करना होता है, ये शार्प लाइन एंगल्स में। तो जो ये गोल्ड को कॉम्पैक्ट करना है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिंग। तो हमें ये कॉम्पैक्ट करना है। इस कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी फोर्सेस लगाएंगे, एक तो ये 45 डिग्री पे एंगल होनी चाहिए। वो कितने एंगल पे होनी चाहिए, 45 डिग्री टू, ये हो गई एक्सियल वॉल, ये हो गई कैविटी एक्सियल वॉल, और ये हो गई कैविटी वॉल। इन दोनों के 45 डिग्री पे पहली फोर्स लगेगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट गोल्ड का इंक्रीमेंट आएगा उसको कंप्रेस करने के लिए कितने डिग्री पे फोर्स लगेगी, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो वेजिंग की फोर्स लगेगी हमेशा 45 डिग्री एंगल पे, और जो नॉर्मल गोल्ड फॉइल को बेस पे कॉम्पैक्ट करना है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कैविटी वॉल फोर्सेस लगानी है। ये दो तो कॉम्पैक्शन हो गए। अच्छा, लगाने कैसे हैं फोर्सेस, आप हैंड मैलेट भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रो मैलेट भी यूज कर सकते हो, न्यूमेटिक मैलेट भी कर सकते हो, और प्रेशर मैलेट भी कर सकते हो। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। इलेक्ट्रो मैलेट, न्यूमेटिक, प्रेशर मैलेट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड मैलेट। हैंड मैलेट का एक तो यूज कब करना है, जब आप पाउडर गोल्ड कर रहे हो, पाउडर गोल्ड कंडेंस कर रहे हो तो हैंड मैलेट यूज करना है। दूसरा कब यूज करना है, जब आपको एक बार तो हाई फोर्सेस लगानी है, अगले टाइम आपको लोअर फोर्सेस लगानी है। तो हाई फोर्सेस और लोअर फोर्सेस का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो आपको कौन सा मैलेट यूज करना चाहिए, हैंड मैलेट। तो ये क्वेश्चन यही है, विच टेक्निक अलाउ बेटर कंट्रोल ऑफ फोर्सेस व्हेन वेरिएशंस आर रिक्वायर्ड टू कॉम्पैक्ट डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। अगर डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड को कॉम्पैक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की फोर्सेस लगानी है, हैवी और लो, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, ऑलवेज गो विद द हैंड मैलेट, ठीक है। या फिर कौन से टाइप के गोल्ड के साथ बेटर रहता है, पाउडर गोल्ड के साथ हैंड मैलेट ठीक रहता है। बाकी जो टाइप के गोल्ड है, इलेक्ट्रोमैलेट, बाकी टाइप के जो मैलेटिंग टेक्निक है, इलेक्ट्रोमैलेट, न्यूमेटिक या प्रेशर मैलेट, ये बाकी सबके लिए कर सकते हैं। इनका इजी टू ऑपरेट होता है, वो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड रेस्टोरेशन अमॉन्ग दीज। इनमें से कौन सी कंडीशन है जब डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड को नहीं डालना है, ठीक है। तो बताओ कौन सा आएगा इसमें से। पहला है सर्वाइकल एब्फ्रैक्शन। गोल्ड कैसा होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गोल्ड की होती है लोअर, कम होती है, ठीक है। दूसरा है ये डक्टाइल होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल एब्फ्रैक्शन में आप दे सकते हो, क्लास 5 तो इंडिकेटेड है। स्मॉल केरियस पिटन फिशर में भी दोगे, कैविटेटेड सर्वाइकल लीजन क्लास 5 में भी दोगे। रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ में क्यों नहीं दोगे, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ में बहुत सारा काफी टूथ स्ट्रक्चर लॉस होता है, ठीक है। और ये मटेरियल कैसे होते हैं, ब्रिटल। रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ कैसे होते हैं, ब्रिटल। तो एक तो बहुत सारा गोल्ड लग जाएगा, ऊपर से टूथ भी ब्रिटल होता है, तो ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन हो सकता है स्ट्रेस लगने के कारण टूथ फ्रैक्चर हो जाए, इसलिए नहीं होता। तो रूट कैनाल ट्रीटेड टिथ आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। और कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के लिए, लार्ज पल्प चैम्बर, यंग इंडिविजुअल्स जिनमें लार्ज पल्प चैम्बर्स होते हैं, हाई पल्प चैम्बर्स होते हैं, वो नहीं, क्योंकि आरडीटी कितनी चाहिए, कम से कम 3 mm की चाहिए, ठीक है। पेरियोडोंटल कॉम्प्रोमाइज टूथ है, ठीक है, कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें नहीं दे सकते। पेशेंट अनेबल टू सिट फॉर लॉन्गर सिटिंग, उस केस में भी आप नहीं दे सकते। ये 4 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और हैं, तो ये एमसीक्यू आपके पास आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। Which preparation wall can be made to diverge in extensive class 1 direct gold restoration? तो हमेशा मीडियल एंड डिस्टल वॉल को डाइवर्ज करते हैं, ये याद रख लो, ठीक है। डायरेक्ट गोल्ड में कौन सी वॉल्स को डाइवर्ज करेंगे, मीडियल एंड डिस्टल वॉल को डाइवर्ज करेंगे, ताकि मार्जिनल रिज वीक नहीं हो, मार्जिनल रिज की वीकनिंग को प्रिवेंट करने के लिए। फिर आता है एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्ड गोल्ड, ये मैं बता चुका हूँ 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगेंस्ट इंटरनल वॉल व्हाइल कंडेंसिंग डायरेक्ट, तो कंडेंसिंग करने हैं इंटरनल वॉल के
कैसे फोर्स लगानी है, 45 डिग्री। ठीक है, फोर्स ऑफ कंडेंसेशन मस्ट बी 45 डिग्री टू द कैविटी वॉल एंड फ्लोर एंड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस इंक्रीमेंट। ये दो स्टेटमेंट है कि जब फोर्स लगाना है इंटरनल वॉल के तो हमेशा 45 डिग्री पे लगाना है। ये जो आपकी इंटरनल वॉल है, एक्सियल वॉल और ये कैविटी वॉल, इसके 45 डिग्री पे लगाना है फोर्स कॉम्पैक्ट करने के लिए। और जो प्रीवियस इंक्रीमेंट आपने भरा है उसका हमेशा क्या करना है, एक तो आपकी जो निब है वो न्यूवर इंक्रीमेंट को भी आधा कवर करेगी और प्रीवियस इंक्रीमेंट को भी, और फोर्स लगेगी 90 डिग्री पे और इसको लेटरली स्प्रेड करेगी। ठीक है, इस तरीके से लगाना होता है। और एक पूछते हैं, एक होता है रॉग पॉलिशिंग एजेंट। ये किसका बना होता है? रॉग पॉलिशिंग एजेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ठीक है, तो रॉग पॉलिशिंग एजेंट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। रॉग जो गोल्ड को फिनिश करने के काम आता है, रॉग इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑफ गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिशिंग ऑफ गोल्ड इज डन बाय व्हाट? सबसे इंपॉर्टेंट है रॉग, रॉग से करते हैं पॉलिशिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। कोई कहे कि वो सरफेस मार्जिन कितनी होनी चाहिए, तो वही जैसे इनले में थी ना, वही याद रखना, 40 डिग्री की के वो सरफेस मार्जिन होनी चाहिए ओक्लूजल। ठीक है, इनिशियल डेप्थ पूछे कितनी होती है डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के लिए, तो 0.5 इनटू डेंटिनो एनामल जंक्शन, 0.5 mm इनसाइड डीजे होनी चाहिए इनिशियल डेप्थ। तो एक और एमसीक्यू बताता हूँ जो मैं अभी बता रहा था। एक क्वेश्चन आएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ क्लास 5 डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड कैविटी प्रिपरेशन। इस इन पांचों तरीके से बना सकते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन में हो फेरियर। ठीक है, फेरियर तो नॉर्मल ट्रेपिजोइडल है, जो नॉर्मल ट्रेपिजोइडल बनाया था उसको बोलते हैं फेरियर। दूसरा है पेन हैंडल। तीसरा है यूनिलेटरल मुस्टैचस एक्सटेंशन। चौथा है क्रेसेंट शेप। पांचवा है लोमा लिंडा यूनिट, लोमा लिंडा। तो ये पूछ ले क्वेश्चन कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ क्लास 5 डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड कैविटी प्रिपरेशन एक्सेप्ट। ठीक है, तो फेरियर ट्रेपेजोइडल तो नॉर्मल है, पेन हैंडल भी क्लास 5 की एक है। जैसे नॉर्मल क्लास 5 मतलब ट्रेपेजोइडल वाली ऐसे होएगी, तो उससे थोड़ी पतली बना दो, छोटी मतलब, और उसमें हल्का सा ऐसे एक्सटेंशन हो गया, पेन हैंडल बोल दिया इसको। तो इसको क्या बोलेंगे? पेन हैंडल। ठीक है, फिर तीसरी होती है यूनिलेटरल मुस्टैच। यूनिलेटरल मुस्टैच ऐसे लंबा एक्सटेंशन, बाइलेटरल मुस्टैच दोनों तरफ। ठीक है, क्रेसेंट शेप मतलब ऐसे। ये जो लोमा लिंडा नाम है, ये दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास 3 डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड कैविटी। क्लास 3 की मॉडिफिकेशन है लोमा लिंडा। इस तो क्लास 3 की भी फिर पता होना चाहिए टाइप्स कौन कौन सी हैं। क्लास 3 की 3 टाइप्स हैं, लोमा लिंडा, फेरियर। फेरियर तो सबसे जो आइडियल होती है उसको बोलते हैं फेरियर, फिर लोमा लिंडा, और थर्ड है इनग्राहम डिजाइन। सिर्फ नाम पता होना चाहिए, इतना भी आ जाए एमसीक्यू में तो बहुत बड़ी बात है। तो क्लास 3 कैविटी के 3 टाइप्स हैं, इनग्राहम डिजाइन, लोमा लिंडा एंड फेरियर डिजाइन फॉर क्लास 3 गोल्ड कैविटी प्रिपरेशन। ठीक है, क्लास 5 के मैंने बता ही दिए हैं, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। Sir, हाँ जी, sir, can you please explain banking? देखो जब भी गोल्ड को हम कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज हैं। एक तो एंगल ऑफ फोर्स, तो
आपको पता है कि अगर कैविटी वॉल के एंगल पे लगा रहे हो तो 45 डिग्री का एंगल लगा रहे हो, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डाल रहे हो तो 90 डिग्री टू द इंक्रीमेंट लगानी है फोर्स। एक तो ये चीज पता है। दूसरी चीज है टाई। जैसे कोई भी कैविटी को वॉल होगी तो उसके, सपोज ये कैविटी वॉल है, ठीक है, तो इसके लाइन एंगल क्या क्या बनेंगे, नहीं मतलब पॉइंट एंगल क्या क्या बनेंगे, एक पॉइंट एंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले टाइंग। टाइंग मतलब कि आपने गोल्ड भर देना यहाँ पे, 2 पॉइंट एंगल, अपोजिट पॉइंट एंगल इधर आपने गोल्ड से भर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं टाई। दूसरा है कॉम्पैक्ट, क्या कहते हैं, बैंकिंग। बैंकिंग मतलब अब आपने गोल्ड, नेक्स्ट आपको गोल्ड इंक्रीमेंट यहाँ डाल के कॉम्पैक्ट करना है। तो ये जो गोल्ड है ये फ्लैट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ऐसा कॉनकेव सा सरफेस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कॉनकेव। इस कॉनकेविटी को बोलते हैं बैंकिंग। क्या बोलेंगे, बैंकिंग, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप होता है शोल्डर। शोल्डर मतलब कि फिर इसमें और इंक्रीमेंट डालेंगे और एकदम फ्लैट बना देंगे। जब ये फ्लैट बन जाता है तो उसको बोलते हैं शोल्डर फॉर्मेशन। तो टाइंग, बैंकिंग एंड शोल्डर प्रिपरेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं गोल्ड की रेस्टोरेशन, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड के रेस्टोरेशन में, ठीक है। Thank you, sir. तो इसी के साथ हमारा ये डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब कल आपका एमसीक्यू टेस्ट होएगा रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री का। रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री मेरी तरफ से हो गया आपका ओवर। अब हम डेंटल मटेरियल्स शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेंटल मटेरियल, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली मेरी जो क्लासेस होंगे उसमें डेंटल मटेरियल में आपको कॉन्सेप्ट समझाने में और कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आते हैं, किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, वही इम्पोर्टेंट होगा। बाकी याद रखो क्लास के बाद इन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज करना, पढ़ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने इसमें आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और होपफुली कल का टेस्ट आप करिएगा, फिर देखते हैं, ठीक है। Thank you, sir, and happy Teachers' Day, sir. थैंक यू सो मच।